कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आपको आंसर बता दिए जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल फास्ट स्पीड पे चलेंगे भाई, एकदम एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 10-5 मिनट हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, मान लो एग्जाम में जाए तो क्या कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन ये है, 3 स्ट्रेट लाइन है, बोल रहे हैं ये ट्रायंगल बना रहे हैं। ये कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, इनके लिए क्या करना होगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 1 पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 2 पॉइंट आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, तीनों पॉइंट आ जाएंगे। हाँ उसको प्लॉट कर लो, हाँ तीनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कैसा है। अगर साइड के ट्रायंगल के साइड्स के बारे में पता है तो हम सब कुछ जान सकते हैं। तो फटाफट कर दो तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, सॉल्व कर लो फटाफट, पॉइंट्स बता दो। हाँ कर दो फटाफट, देखो बहुत इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह क्या रख देंगे 4 माइनस एक्स, तो हो गया 3x, और y की जगह प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो 4 4 गायब, यहाँ से x 0 आ गया क्या, ठीक है। अगर x 0 आ गया तो y क्या आ गया 4, x 0 y 4, ठीक है, एक पॉइंट हो गया 0,4, तो यहाँ पे बनाते भी जाएंगे x 0 y 4, ये पॉइंट यहाँ पे है। अगला क्या है, ये देखो x -4 इज इक्वल टू 0, देखो 8 हो गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया क्या, 8 माइनस 8y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 आ गया तो x कितना आ गया, x 1 आ गया, x 1 y 1 आ गया ना, तो दूसरा वाला क्या हो गया x 1 y 1। हाँ इन दोनों का क्या निकाल, इन दोनों का क्या निकला है भाई, -1 आ रहा है, कैसे, देखो मैंने x को क्या पुट कर दिया 4 माइनस 3y, ठीक है, तो 3 इंटू 4 माइनस 3 बाई 12 माइनस 9y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो 12 में से 4 गया क्या बचा 8, और y में से प्लस में से 1 गया 8, तो y 1 आ गया ना, y 1 अगर, हाँ सॉरी y 1, और फिर यहाँ पे y 1 पुट कर दोगे तो x 1 आ जाएगा, तो दोनों 1 1 आ रहा है, तो x 1 y 1, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 1, ये 1,1 है, और ये क्या है 0,4, देखो एक ही में करना है, अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस 1 3 9, अंडर रूट 10 आ रहा है ना, ये रूट 10 आ रहा है, देखो 3 हो गया, अब एक और करना है बस, x इज इक्वल टू 4, x 4 y 0, ऐसा बन रहा है, ठीक है। हाँ अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में देखो ये डिस्टेंस रूट 10 है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, फिर से वही आ जाएगी रूट 10, तो दो साइड इक्वल तो कैसे हो जाएगा, आइसोसेलेस, ठीक है। चलो अब बहुत तेज तेज आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम, यार स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, देखो लाइन एंड अ सरफेस इंटीग्रल, ये जोड़ता है, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम दो थ्योरम होते हैं, क्या होते हैं, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम जो होता है वो स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस। अब देखो लाइन और सरफेस जोड़ने का मतलब क्या है, कि सपोज कोई लाइन है जो किसी सर्कुलर फ्रेम में है या ऐसे है, तो आपको अगर एरिया निकालना हो तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल करना होगा। साइक्लिक इंटीग्रल करने के लिए क्या करते हो, तो जैसे जनरल एरिया इंटीग्रल निकालते हैं तो उसमें dx स्ट्रिप काटते हैं और एक जगह dy काटते हैं, तो इसमें छोटा सा dx स्ट्रिप काटेंगे और साथ ही साथ छोटा सा dy स्ट्रिप काटेंगे, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो साइक्लिक इंटीग्रल होगा, यहाँ पे ऐसे साइकिल बना दो, सॉरी सर्कल, साइक्लिक मतलब सर्कुलर, मतलब नहीं नहीं, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब एरिया का इंटीग्रल कर रहे हैं, dx dy मल्टीपल, ठीक है। ये देखो ऐसा कर दो या फिर यहाँ पे c लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा f ऑफ x, फिर साथ में dx dy, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको बताई नहीं गई हैं, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर हमेशा याद रखोगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन और सरफेस को जोड़ता है, ठीक है, लाइन और सरफेस को जोड़ता है।
और ग्रीन्स थ्योरम क्या है, ये भी लाइन और सरफेस को जोड़ता है, लेकिन ये क्या है, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर 2D सिस्टम, फॉर, इसको लिख लो 2D सिस्टम, इसको पॉइंट करके लिख लो, ग्रीन्स थ्योरम स्पेशल केस फॉर 2D सिस्टम। मान लो इस बार स्टोक्स दिया है तो इस बार ग्रीन्स दे दे, तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर 2D सिस्टम, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर 2D सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखो ये है, हाँ ये भी वही है, साइक्लिक इंटीग्रल करना है, z माइनस वन इज इक्वल टू 3 पे। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जनरली देखो z माइनस वन इज इक्वल टू 3 है, अगर z क्या है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या बोलोगे, ये सर्कल हो गया ना, z माइनस वन इज इक्वल टू 3। देखो z माइनस वन इज इक्वल टू 3 यानी x माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को बनाओगे तो x माइनस वन यानी सेंटर कहां पे हो गया 1,0, x1 y0, x1 y0 यहाँ पे सेंटर हो गया, इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो रेडियस कितना हो गया 3, रेडियस 3 का हो गया ना, ये 3 हो गया, तो ये 1,0 है, और ये क्या है, ये 3,0, और यहां से ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इस सर्कल पे इंटीग्रेट करना है किसको, कॉस फंक्शन को और z माइनस पाई को, तो इसका आंसर आता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लेंगे -2π, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, हाँ इसको याद करें। देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत इजी है, इसका रूट, हाँ √3² प्लस 4², ठीक है, इजीएस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आने नहीं चाहिए, आया हुआ है। देखो एरिया ऑफ, सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल है, ठीक है, डी, हाँ DEF आर द मिड पॉइंट्स, DEF मिड पॉइंट्स है, AB AC रिस्पेक्टिवली, तो देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो जो मिड पॉइंट से बनता है ट्रायंगल वो उसके 1/4 होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है, तो इसका 6, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे वाले भी क्वेश्चन रिपीट होंगे सारे, ठीक है। देखो रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन z 2z + 1 डिवाइड बाय z² माइनस z माइनस 2 एट z इज इक्वल टू -1, तो देखो इसको z² माइनस z माइनस 2, z² माइनस z माइनस 2, इसका जरा वो करो, क्या कहते हैं, सिंपलीफाई, फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, -z लिखा हुआ है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -2, तो इसको क्या z² प्लस सॉरी -2z, देखो इसको z² प्लस सॉरी -2z प्लस z -2 कर सकते हैं, z कॉमन लिया z -2 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लिया z -2 आ गया, तो z -2 इंटू z प्लस 1, ये फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 डिवाइड बाई z -2 इंटू z प्लस 1, कहाँ पे, अच्छा 2z लिखा हुआ, हाँ 2z लिखा हुआ, ठीक है, 2z प्लस 1 डिवाइड बाई z -2 इंटू z प्लस 1, यहाँ पे z² माइनस z -2 लिखा हुआ है, इसको कर दिया -2z प्लस z, ठीक है, फैक्टर हो गया। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, कभी भी किसी फंक्शन का अगर रेसिड्यू निकालना है तो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, रेसिड्यू फॉर्मूला एट z इज इक्वल टू a, ये होता है लिमिट z टेंडिंग टू a, z टेंडिंग टू a, z माइनस a इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। तो जो फंक्शन लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला लिख के याद कर लेना है, हाँ z माइनस ए इंटू एफ ऑफ z, जहां पे z टेंडिंग टू a हो जाएगा, तो जरा यहाँ पे देखो क्या z माइनस ए क्या हो जाएगा z प्लस 1, तो इसमें z प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, z प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 डिवाइड बाई z माइनस 2, ठीक है। अब जरा -1 पुट करो उसमें,
z की वैल्यू z टेंडिंग टू a है ना, a की वैल्यू क्या है -1। सुनो सुनो, रेसिड्यू किसी फंक्शन का निकालना है कहां पे, z इज इक्वल्स टू a पे, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू फंक्शन ऑफ z। ठीक है, तो अब देखो ये फंक्शन ऑफ z मेरा ये लिखा हुआ ना, ये फंक्शन ऑफ z है। ठीक है, इस फंक्शन ऑफ z में z माइनस a से मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू क्या है -1, z माइनस a क्या हो जाएगा z+1 मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया, और साथ में क्या करेंगे लिमिट z टेंडिंग टू -1। ठीक है, तो ये देखो z+1 कट गया, तो क्या आ गया 2z+1 डिवाइड बाई z माइनस 2। अब z की वैल्यू क्या रखनी है -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा -2 + 1 डिवाइड बाई -1 - 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन -3 1/3। तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। ये फॉर्मूला याद कर लो, और रेसिड्यू का अगर पूछे तो बता देना। ठीक है, और यहाँ पे जो a है 1 2 है ना, ये इनको कहते हैं पोल्स एंड जीरोस। जानते हो किसी फंक्शन के पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं, जहां पे फंक्शन जीरो हो जाए। हाँ, रूट्स को जीरोस कहते हैं। पोल्स को क्या कहते हैं, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। तो अगर z की वैल्यू मैं क्या रख दूं +2, तो देखो +2 रखने पे ये नीचे वाला डिवाइड वाला जीरो हो जाएगा ना, ये वाला, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो पोल्स को कहते हैं जहां पे अनडिफाइंड हो जाए, जीरोस को कहते हैं जहां पे डिफाइंड हो जाए। हाँ, तो दो पोल हैं। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसके कितने पोल्स हैं, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढोगे जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, वो पोल्स कहलाएंगे, और जहां पे फंक्शन जीरो हो जाए उसको क्या कहेंगे, जीरोस। ठीक है, ध्यान देना, ये याद रखना है ऐसे दिमाग में। मान लो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी जीरोस एंड पोल्स ऑफ दिस फंक्शन आर, तो आपने क्या करना है, जहां जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड वो क्या हो जाएंगे पोल्स, जहां जहां फंक्शन जीरो हो जाए वो क्या कहलाएंगे, जीरो। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, ये देखो स्केलर फील्ड फंक्शन। तो स्केलर फील्ड फंक्शन, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था, याद है, स्केलर फील्ड फंक्शन, हाँ याद आ रहा है। ऑनलाइन क्लास में क्या करना है भाई, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है और डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। तो फटाफट निकालो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। एट पॉइंट कहां पे निकालना है, 1,3 पे। ठीक है, हाँ, पॉइंट लिखा है ना, ग्रेडियंट एट द पॉइंट 1,3, तो फटाफट डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकालो, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, पहले x के रिस्पेक्ट में y क्या हो गया कांस्टेंट, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 क्या आ गया, डेल यू बाई डेल वाई क्या आ गई 2y/3। ठीक है, 2y/3। अब जरा पॉइंट्स पुट करो तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1, और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, देखो y इज इक्वल टू 3 कट गया तो कितना आ गई 2। अब क्या करना है, अंडर रूट डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई होल स्क्वायर, तो √5 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट विल बी अंडर √5। तो वैल्यू कितनी हो गई सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, हाँ नोट कर लो फटाफट। स्केलर फील्ड फंक्शन कहीं भी गिवन हो, स्केलर फील्ड फंक्शन का जो रेसिड्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसके पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है उनका ग्रेडियंट का वैल्यू कहां पे, उस पॉइंट पे, और उसका अंडर रूट कर देंगे उनके पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू। ठीक है, यही है रेसिड्यू ऑफ वेक्टर फील्ड फंक्शन। हाँ, डिफरेंशिएशन भी पड़ता है कि नहीं नहीं, ये वेक्टर कैलकुलस में जहां पे दो फील्ड फंक्शन होते हैं, स्केलर फील्ड फंक्शन, वेक्टर फील्ड फंक्शन। स्केलर फील्ड फंक्शन में जो स्केलर वैल्यू आती है, स्केलर फील्ड जो आती है, जो वैल्यू स्केलर वैल्यू होती है, वो इस फंक्शन की मल्टीपल होती है। ठीक है, तो वो चेंजेस इसके बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। खैर ये सारी चीजें आप आगे पढ़ने ही वाले हो बीटेक में। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी हो गई √5। यहाँ 3 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करना, आप स्टेप्स लिख लोगे तब भी। दूसरा पॉइंट P 1,3 पे इन दोनों को कैलकुलेट करना है। और तीसरा क्या है, अंडर रूट ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू
प्लस डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू, ये करना है, आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, 3 स्टेप। चलो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 23/17 का होल स्क्वायर। ये देखो ये वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, तो साइन फाई कॉस फाई की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, 23/17 होल स्क्वायर -1 और पूरे को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, मीडियम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, वेरिएंसेस, देखो वेरिएंस क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता है। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता है। और क्या गिवन है भाई, मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और मोड कैन बी कंप्यूटेड फॉर हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही। ठीक है, अगर वेरिएंस का हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाता है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो मीन, तो अगर मीन कैसा है, मीन क्या है कि अगर सम एवरेज है ना, तो अगर कोई मीन का ओरिजिन चेंज कर दोगे, मतलब एवरेज चेंज कर दोगे तो मीन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप जोड़ने वाला पॉइंट लेफ्ट राइट कर दोगे तो मीन चेंज हो जाएगा। मीडियन क्या होता है, जहां पे मीडियन क्या है, देखो मोड क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंस, और मीडियन क्या है, मिड पॉइंट वैल्यू, मीडियन क्या है, मिड पॉइंट वैल्यू। तो मिड पॉइंट वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी ना, और हिस्टोग्राम आपको पता नहीं है अगेन। ठीक है, इसका आंसर याद रखो हमेशा, आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, और मीडियन जो होता है उसका चेंज ऑफ स्केल इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट चेंज करोगे तो ये चेंज होगा ना यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रट लेना है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए क्यूब। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है आई थिंक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हाँ 3, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया ए, अब ए को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1, और डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है ये गलत गिवन है, आंसर क्या होगा 3। ठीक है, हाँ लगा दिया होगा उसमें, तुक्का मार दिया। ठीक है, ठीक है भाई, ऑर्डर क्या है 1 और डिग्री क्या होगी 3। क्लियर, आगे बढ़े सब। अगला है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy y dx इज इक्वल टू 0। जरा इंटीग्रेट करो, देखो देखो, dy बाई y इज इक्वल टू dx बाई x हो जाएगा। हाँ, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x और प्लस log c, इस बार c log में लेंगे तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ xc। ठीक है, और log log गया तो y इज इक्वल टू क्या मिला, xc। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू √3, तो इसकी वैल्यू निकालें। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, 1 बाई ए कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर आए तो 1 आ जाएगी ना, फिर दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर देखो a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है, -1। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो देखो a की पावर 4 क्या हो जाएगा, a की पावर 8, तो a की पावर 8,
ठीक है, प्लस 1 और ये वाला वैल्यू इधर आके -1 हो गया ना, इज इक्वल टू -a⁴। तो हमें मिला a⁸ प्लस a⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन का सम 0 है। ठीक है, तो कहाँ पे, हाँ लास्ट में 2, अरे एक a² कट गया ना, 2ab करोगे तो वो कट जाएंगे ना, 2 इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab ना। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है भाई, फिर से आपको स्क्वायर ही करना है। सुनो 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 सुनो, क्या कह रहे हो, फिर से स्क्वायर करना है। आप स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, देखो 18, 12 और 6 के फॉर्म में ले आना है इसको। किस फॉर्म में ले आना है, 18, 12 और 6 के। तो अगर आप यहाँ इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको नहीं, a² वाले को अगर इस वाले को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, a⁴ 3 में ले आना है ना हमें। यहाँ से हम a⁴ को एक्चुअली कॉमन ले सकते हैं ना, तो a⁴ कॉमन आ जाएगा, तो वहां पे क्या मिलेगा मेरे को, a³ प्लस a² प्लस a, ठीक है, और प्लस 1। अच्छा यहाँ पे 1 रहेगा, 1 और बाहर प्लस 1। नहीं नहीं, नींद आ रही है, अच्छा ठीक है। चलो, तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे और एक बार 18 वाला या 12 वाला पार्ट मिल जाएगा तो फिर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब कर देंगे तब भी सेम ही रहेगा, 3a² भी 3ab² तब भी हो जाएगा। ओके, एक बार और इसको स्क्वायर करते हैं, एक बार जरा लाइन लाइन से सीधे सीधे स्क्वायर करके देख लेते हैं। हमें बेसिकली 6, 12 और 18 के मल्टीपल्स में ले आना है स्क्वायर को, और उनका सम इवेंचुअली कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलो ठीक है, तो देखते हैं, a प्लस 1/a² इज इक्वल टू 3। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, a² प्लस 1/a² प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे, यहाँ से a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या आ रही है, 1। और इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो a⁴ प्लस 1 माइनस a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब पूरा स्क्वायर कर देंगे तो उधर 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a⁴ प्लस a⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो आ गए। फिर क्या करना है, a⁴ प्लस 1/a⁴ को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ, तो a⁴ हो जाएगा, a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴ प्लस a⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, पावर 4 में क्या है वैल्यू, -1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा फाइनली। तो फिर से क्या हो गया, -1। तो इसको और एक्सपैंड करोगे तो आप क्या हो जाएगा, a⁴36 प्लस 1 प्लस a⁴16 एक्चुअली 32 हो जाएगा ना, 32। यार इसको 18 के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, हाँ 18 के फॉर्म में कैसे तोड़ा जाएगा इसको, हमें 18, 12 और 1 में चाहिए ना, नहीं नहीं रट्टा मत मारो। चलो इसको मैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको शाम को देता हूँ, ठीक है, शाम को a³ इंटू a² के फॉर्म में कैसे,
नहीं, फिर उसके बाद एक बार ए क्यूब को कैसे लिख देंगे? ए इसको ए की पावर इसको हम ए हाँ का क्यूब हाँ, प्लस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सॉरी ए का क्यूब प्लस क्यूब लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ए क्यूब स्क्वायर लिखोगे ना, एक तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। उसको ए की पावर 2 में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगा ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 6 प्लस ये ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं शाम को इसका सॉल्यूशन आपको भेजता हूँ, ठीक है। यस, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a is equals to then value of determinant of adjoint of a and adjoint of a are। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालो और फिर एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वाला तो मैंने फॉर्मूला कल बताया ना आपको, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, और डिटरमिनेंट ऑफ a निकल जाएगा वहां से। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 माइनस 0, ये कितना आ रहा है 8। हाँ हाँ हाँ, वहां पे क्या है ट्रायंगुलर, वो 8 हो गया, इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया 8, और इसकी पावर n-1, तो 8 की पावर ये 3 क्रॉस 3 का है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 8 की पावर 2 इसका क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64, यानी 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 कहां दिख रहा है, हाँ 8 है, हाँ ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो सुनो सुनो, देखो इसका इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, तो बस 2 वाला निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 4, और ये जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया 8। अब 8 ये डिटरमिनेंट हो गया, तो 8 की पावर n-1, n क्या है ऑर्डर, तो ये ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो 3 - 1 ये कितना हो गया 8 की पावर 2। ठीक है, क्या, हाँ हाँ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैपिंग वाला क्वेश्चन, इसको भी भाई रट्टा ही मानना पड़ेगा, नॉट कन्फॉर्मल एट z इज इक्वल टू n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई बी, इसका आंसर क्या है बी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला, at z is equal to 0 the function z square z bar is differentiable। अब ये देखो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, सुनो z is equal to 0 है, यानी x plus i y is equal to 0, ठीक है, यानी x0 y0, x0 y0, z बार इंटू, देखो z इंटू z बार, तो z इंटू z बार क्या होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है ना, z इंटू z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई, z बार क्या है x माइनस आई वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका मॉड का z का स्क्वायर, तो एफ ऑफ z क्या हो जाएगा, एफ ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे होगा z से, यानी एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा z जीरो है, तो ये फंक्शन कैसे हो गया जीरो, एफ ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई जीरो, फंक्शन जीरो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल पॉइंट। चलो आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए मैन वॉक 6, ये तो क्वेश्चन करो, हाँ रीजनिंग है ये, ठीक है ये कर लोगे ना, ठीक है ऐसे बनता है। अब इसके बाद ए वॉक 60 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पे देखो 60 हो गया, फिर उसके बाद देन टर्न राइट एंड वॉक 50, तो राइट ले तो 5 हो गया, फिर क्या हुआ देन ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट फॉर 60, लेफ्ट गया और फिर से 60 गया एंड रीच पॉइंट बी, तो फाइंड ए बी की वैल्यू बता दो, पाइथागोरस लग जाएगा, ए और बी, ये देखो ये टोटल कितना है 11 और ये 5 है, तो 11 प्लस 5 121 प्लस 25 ये कितना हो गया 149, कहीं पे गड़बड़ कर दी मैंने समवेयर,
ठीक है। अच्छा सॉरी, वही 11 नहीं 12 है, ये 12 है, ये कितना है 12, सॉरी ये टोटल कितना हो गया 12, तो ये 144 प्लस 25 169 हो गया, ठीक है। तो रूट करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 यानी 130, अरे 10 से मल्टीप्लाई होगा ना 60, गधों मैंने 65 लिया है ना, ठीक है, तो 130 हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन तो करा चुका है, कितनी बार कराया, फिर से कराने की जरूरत है। मॉड हटा लो, x इज इक्वल टू 3 पे देखो, x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कैसा वैल्यू देगा निगेटिव, ये फंक्शन कैसा देगा पॉजिटिव, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो जब इसको अलग अलग करोगे तो ये x माइनस वन का x माइनस वन ही रहेगा, ये निगेटिव हो गया तो माइनस साइन बाहर आके पॉजिटिव करेगा, यानी x माइनस 5। डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 1 1 0 हो जाएगा, और बाकी ये तो कांस्टेंट की वैल्यू 0, तो ओवरऑल डिफरेंशियल की वैल्यू 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कैसे होगा ये, नहीं याद करने की चीज नहीं, ऐसे नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम स्लोप कैसे, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx से, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इज इक्वल टू एब्सिसा का मतलब x, ऑर्डिनेट हो गया y, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट इज, अब ये कैसा है देखो, y इज dy बाई dx इज इक्वल टू x, तो y dy इज इक्वल टू x dx, जरा इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1 बाई एक्स होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसमें हमने शायद y बाई एक्स करना था यहाँ पे, the curve for which the slope of tangent, तो tangent dy by dx वहां से स्लोप निकलता है, at any point is equal to the ratio of abscissa to the ordinate of that point, ठीक है, y1 by x1 उस पॉइंट पे। हाँ बोलो भाई बोलो, सही है, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्या है, एरिया बिट, ये तो यार ये 1000 बार करवाया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये पैराबोला किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, कैसे पता चला, x में स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 ये लाइन है, ठीक है, और इसके बीच में एरिया निकालो, ठीक है। तो ये स्ट्रिप क्या काट लो तुम, स्ट्रिप छोटी सी dy काट लो, क्या काट लो dy, ठीक है। इस पार्ट को इंटीग्रेट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dy, स्ट्रिप काटोगे तो फंक्शन किस में होना चाहिए, y में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 8y, अंडर रूट 8y dy, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, 0 से 8 तक, कहां से, नहीं मैंने स्ट्रिप dy में काटी है ना, dy में काटी है, तो इसमें फंक्शन किस में होगा, y में होगा सारा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y हो जाएगा, ठीक है, इंटू dy, इंटीग्रेट कहां से करेंगे 0 से 8 तक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट इक्वल होगा, तो दोनों का एरिया सेम, ठीक है। भरोसा नहीं है तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो तुरंत आ जाएगा। चलो करते हैं, 2 इंटीग्रल 0 टू 8, रूट 8 बाहर आ जाएगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो इसको 4 रूट 2 हो गया ये, और रूट y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट y, पक्का 2 बाई 3, देखो y की पावर 1 बाई 2 है ना ये, जब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये देखो 3 बाई 2 हो गया, तो क्या हो गया 2 बाई 3 y की पावर 3 बाई 2, समझ गए। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आ गया भाई, 2 बाई 3 इंटू वाई की पावर 3 बाई 2, अपर लिमिट 0 है, ओ सॉरी अपर लिमिट 8 है, लोअर लिमिट 0 है, पुट करो जरा, देखो 4 रूट 2 इंटू 2 बाई 3, अपर लिमिट 8 रखो तो क्या हो जाएगा 8 का अंडर रूट 2 और उसका क्यूब कर देना है, तो 2 रूट 2 का क्यूब
कितना हो जाएगा 2√2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 2√2, यही हो जाएगा ना, और -0 मल्टीप्लाई करो सबको, देखो 4 दूना 8, 64 इंटू 2 इंटू 2, देखो सबको सिंप्लीफाई करो कितना हो गया 64 इंटू 2√2 और √2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया भाई, फटाफट कैलकुलेट करो यार, 4√2 इंटू 2 कितना हो गया 8√2, 8√2 इंटू 8 कितना हो गया 64√2, 64√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा, हाँ 2√2 और डिवाइड बाई 3 कर दो, 256 डिवाइड बाई 3 कितना वैल्यू आ गया 85.33, ठीक है, तो ये हो गया 85.33, सही है, समझ गया, क्लियर भाई, कैसे सॉल्व हुआ, आगे बढ़े, क्या हुआ आदित्य, एनी इश्यू, नो इश्यू, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, रिग्रेशन एनालिसिस, द वेरिएबल व्हिच इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हाँ दिपिन बोलो भाई, सर क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन भेजा, एक बार चेक करना वैसे ही होगा क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है, एलिप्सॉइड का फॉर्मूला होता है भाई 4/3 पाई टाइम्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, 4/3 पाई ए बी सी फॉर्मूला होता है, एलिप्सॉइड क्या होता है पता है, देखो एलिप्सॉइड होता है स्फेयर जो कि एलिप्स के फॉर्म में हो, स्फेयर जो कि एलिप्स के फॉर्म में, तो एक बॉल लो और उसको ऊपर से, हाँ रग्बी, हाँ रग्बी, रग्बी बॉल कह सकते हो, ये बॉल जो ऐसी दिखती है ना, ये बॉल जो होती है वो क्या होती है एलिप्सॉइड, ऐसी बॉल को क्या कहते हैं एलिप्सॉइड, इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई ए बी सी, ठीक है क्लियर, और ये इसका इक्वेशन, ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन, ठीक, चलिए इसको याद रखना, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है, और मैंने इसको मल्टीपल जगह भी देखा है। अगला क्वेश्चन, हाँ रीजनिंग कर लोगे, प्रोबेबिलिटी भी है रीजनिंग भी है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते, हाँ वेन डायग्राम है जहाँ पे पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेना फिर अगर आप कर लोगे, चलिए अगला क्वेश्चन सिमिलर ही है, हाँ एपीजीपी का क्वेश्चन है लेकिन है सिमिलर ही, मतलब वहीं से सीक्वेंस एंड सीरीज में ही ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं रीजनिंग वाले, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, ये कर लोगे पक्का, ओके अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन थ्रोज अ फेयर कॉइन, ये रीजनिंग थोड़ी ना है, नहीं आगे कर लेते हैं, एक ए मैन थ्रोज अ फेयर कॉइन ए नंबर ऑफ टाइम्स एंड गेट 2 पॉइंट्स फॉर ईच हेड ही थ्रोज एंड 1 पॉइंट फॉर ईच, देखो हेड, हर बार जब वो हेड लाएगा तो उसके लिए कितना पॉइंट मिलेगा 2, टेल के लिए कितना पॉइंट मिलेगा 1, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स इज, तो 6 पॉइंट आने के क्या क्या चांसेस होंगे, देखो या तो दोनों तीनों बार 2 2 2 मिल जाए उसको, यानी तीनों बार हेड 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 मिल जाए, ठीक है, या फिर उसको क्या मिल जाए, या फिर उसको क्या मिल जाए 2 बार 2 और फिर 2 बार 1, तो आप बोलोगे 2, 2, 1, 1, यानी हेड इंटू टेल इंटू टेल, समझ रहे हो, 2 2 4 2 6 हो गया ना, फिर 6 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फिर क्या हो जाएगा कि एक बार 2 आए और 4 बार क्या आ जाए 1 1 1, तो आप बोलोगे एक हेड बाकी सारे टेल है, ठीक है, तो एक और एक बार क्या हुआ, अब हेड नहीं आया तो कितनी बार टेल आना चाहिए 6 बार, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 सब बार टेल आ गया, ठीक है, अब देखो कॉइन जब भी टॉस करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 1/2, अब देखो सिंपली मैं लॉजिक से काम करता हूँ भाई, हेड टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मैं क्या करता हूँ गिन लेता हूँ 1 2 3 4 1/2 की पावर 4 प्लस इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो 1/2 की पावर 5 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 की पावर 6, इसको आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 43 डिवाइड बाय 64,
ठीक, क्लियर? हाँ, इस सबको जोड़ लो, आप जोड़ लो इस सबको। देखो 1/2 क्यूब सब जगह कॉमन है, बाहर कर लो। देखो 1/2 क्यूब कॉमन है, 1/8 बाहर कर लो। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, क्लियर? अब इसको जोड़ लो, देखो क्या हो जाएगा। 8 को बेस को कॉमन कर लो, 8 हो गया, बेस 8 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 1। 8 4 12 2 14 1 15, 15/8। ठीक है, और क्या हो गया? इंटू 1/8। तो इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है भाई? 15 बाई क्या कह रहे हो? 15/8। अच्छा 18 नहीं है, 18 नहीं है, 8 है वो। ठीक है, 1/64। और आई डोंट थिंक इसमें अब और कोई इश्यू है। बाकी इसमें अगर परमुटेशन पे जाएंगे तो फिर वही होगा कि हेड पहले आ गया, टेल बाद में आ गया, तो वहां से फिर एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो ऐसे केस में फिर क्या करेंगे भाई? देखो इसके तो एक ही होंगे, इसके एक ही होंगे, ये दो हो गए। इसमें क्या हो जाएंगे? हेड हेड टेल टेल। तो हेड हेड पहले आए, टेल बाद में आए। इसके केस में क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली इसको अगर 1 मान ले तो देखो इसके परमुटेशन अगर आप लिखोगे तो एच 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 टी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एच टी एच हो जाएगा। और क्या मिलेगा? टी एच टी मिल सकता है। और हाँ हेड वो हो गया। फिर उसके बाद टी एच यही मिलेगा ना, 5 ही मिलेंगे आई थिंक, यही 5 होंगे ना। ये होगा, ये होगा, बीच में होगा, फिर साइड्स में, कॉर्नर्स में। हाँ करेक्ट, इसके अलावा नहीं होंगे। तो यहाँ पे 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला देखो, ये वाला परमुटेट होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा ना। और ये वाला 1, तो 5 हो गया। तो बीच वाले में जहां पे हमने 2 इंटू 4 लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वाले में 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब देखो अब कितना हो गया, जरा इसको 5 और 2 को कंसीडर करके कहते हैं। देखो 1/8 बाहर आ गया। फिर क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, प्लस 5/2 बचा, 2 की पावर 4 है ना, प्लस 5/2 की पावर 5/2 की पावर 2 बचेगा ना, 2 प्लस 1/2 की पावर 3। हाँ बोलो क्या हुआ? ठीक है, अब इसको सम करो जरा फटाफट, इसको सम कर लो, इसको सम करो, देखो कितना आ जाएगा। यहां पे हो गया भाई 8, ऊपर में 8 हो गया, 8 बेस में, 1/8 बाहर। ठीक है, 2 4 जा 8 प्लस 4 5 जा 20 प्लस, ठीक है, 8 1 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 प्लस 8 1 जा 8 1, कितना हो गया? 30 38 39। अभी भी 2 कम पड़ रहा है, यानी दो परमुटेशन हमने कम काउंट किए कहीं पे। कहाँ पे कम काउंट किए भाई? देयर विल बी 2 more permutations which we have counted less। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर होगा 43/64 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 24 के बाद लास्ट क्वेश्चन भाई। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें गलत कौन सा है? देखो गिवन है f of a इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f of x if f dash a is equals to 0। तो ऑब्वियसली जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, और वहां पे क्या निकालते हैं? फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो वहां से x की वैल्यू आती है। तो ये कह रहा है f of a एक्सट्रीम वैल्यू है f of x की, अगर f dash a पे वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ऑब्वियसली हमने a की वैल्यू कहां से निकाली है? f dash x को 0 पुट करके ना। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक्सट्रीम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा? f of a इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन f dash a इक्वल टू, ऊपर वाली बात को नीचे उल्टे तरीके से घुमा के कह दिया बस। तो ये दोनों बातें तो सेम है। ठीक है, ये दोनों चीजें ही सेम है ना, वैल्यू ऑफ f। अब ये 0 है, ये 0, दोनों सेम चीज है। फिर सेम ही चीज तीसरी बात कह दी, इसको पहले कह दिया, बाद में उसको कह दिया, तो तीनों ही क्या है? ट्रू है।
गलत कौन है भाई? मैन ऑफ दिस। ठीक है, चलो इसके बाद ओके लेट्स गो टू 2023। अब हम लोग 2023 की बात करेंगे। 2023, चलो पहला वाला क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड ही है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा भी, ये भी रिपीटेड है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन। देखो, रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कोई भी जनरल मैट्रिक्स ए। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स है? दो मैट्रिक्स है और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए और बी। ठीक है, हाँ अब देखो कॉम्पिटिटिव तो होता नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए तो होता नहीं है, तो ये नहीं हुआ। एसोसिएटिव क्या होता है? अगर मान लो ए बी सी है तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें फिर ए से करें, या फिर ए बी को पहले कर लें और सी को करें, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एसोसिएटिव होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, सॉरी ए, यस यस, कौन सा हो जाएगा? ए वाला, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, चलो अगला क्या है? विच ऑफ द, ये तो भाई फिर से अभी अभी किया है हमने लास्ट में। इसमें कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। इसमें कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x + 3y = 1। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जब 2/2 की मैट्रिक्स है तो आप निकालते हो a बाई बी मैट्रिक्स आप बनाते हो, तो ए बी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? देखो हो जाएगा 2 3 1 और क्या हो जाएगा? 4 6 लैम्डा। ठीक है, अब जरा इसको ट्रांसफॉर्म करो किसमें? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करोगे तो मान लो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को मैं इसमें क्या करता हूं भाई? रो ऑपरेशन, तो रो 2 इज चेंज बाई रो 1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 2। सुनो ध्यान से, या फिर उल्टा कर दे, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। हाँ, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ऐसा कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 1, ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? 0, ये हो गया लैम्डा माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि लैम्डा की कौन से वैल्यू पे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो जाएगा? जब ये एक रो क्या हो जाएगी? 0, एक रो 0 हो जाएगी, तो इसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा की वैल्यू 2 होने पे क्या हो जाएगा? इसके इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाए? 0, तो भी इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएगी। चलो आगे बढ़े। द वॉल्यूम, इसका तो अभी फॉर्मूला बताया, 4/3 पाई ABC। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ये दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका 85.33 आया था, इसका लाइन है सरफेस इंटीग्रल। हाँ, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसमें आंसर जो है वो क्या है? 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या हो गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है, सुनो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। इफ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, मोड माइनस मीडियन, इसकी वैल्यू क्या है? 2, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड। तो इसमें हाँ, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड। हाँ, देखो गलत फॉर्मूला बता रहा है हिमांशु, कैसे चलेगा भाई? क्या है फॉर्मूला? बोलो आदित्य, फॉर्मूला क्या है? 3 मीन इज माइनस इज इक्वल टू 2 मीडियन। पक्का सही बता रहे हो ना? हाँ ठीक है, अब देखो इन दो इक्वेशन बन गई, इनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मान सकते हैं। तो इनका अब देखो हमें क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड के बीच में डिफरेंस बताना। तो क्या हमें गायब करना है? मीडियन एंड मीन, तो मोड गायब कर देना है। तो मोड की वैल्यू क्या है? 2 प्लस मोड, 2 प्लस मीडियन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले इक्वेशन से 2 प्लस मीडियन, और इसको दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन
प्लस 2 प्लस मीडियन, तो ये क्या हो जाएगा 3 मीन माइनस ये देखो 1 मीडियन 2 मीडियन 3 मीडियन हो गया, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा ना, ठीक है 2/3 आ रहा है वैसे तो, 3 आप कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, वन 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 इसका आंसर क्या है 1, अच्छा ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसको यहां से वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, और मोड की वैल्यू क्या हो 2 प्लस मीडियन, मोड की वैल्यू यहाँ पे सब, ये फॉर्मूला सही बता रहा है ना ये पक्का, ठीक है, तो 2 प्लस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मोड गायब, मीडियन 2 प्लस 3 3 हो गया, 3 3 उधर चला गया, 3 2/3 होना चाहिए इसका आंसर इस हिसाब से तो यार, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना यार, ये फॉर्मूला सर जरा मुझे भी, फॉर्मूला ही गलत है। फॉर्मूला गलत है ना, यस हाँ सर। क्या है सर 3 मीडियन इक्वल टू मीन प्लस मोड होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस मोड, यस सर। थ्री मीडियन इक्वल्स टू मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इक्वल टू मीन इक्वल, प्लस मोड। हाँ 2 टाइम्स ऑफ मीन, यस सर। ठीक है, हाँ चलो अब सही है, अब जरा मोड को रिप्लेस कर दो, तो मोड क्या हो जाएगा 2 प्लस मीडियन, ठीक है, मोड इज 2 प्लस मीडियन, तो मीडियन उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, 2 मीन मीडियन दोनों सेम हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, अब आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसको वहां से यहां रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, फैमिली ऑफ कर्व्स वाला, हाँ फैमिली ऑफ कर्व वाला, ये ax प्लस a क्यूब, ठीक है, इसमें ठीक है आंसर, किसमें, आंसर लास्ट वाले में 1 आ रहा है ना डिग्री, हाँ इसके अंदर इस बार आंसर क्यों ठीक दे रखा है, पिछली बार तो गलत था ना, हाँ पिछली बार गलत, इसमें इसमें आंसर ठीक इसमें ऑप्शन सही दिया हुआ है, लगाना पड़ेगा आंसर। क्या बोल रहा है? लास्ट टाइम आंसर क्या दिया था, आंसर की में आंसर क्या दिया था 3 दिया था ना, 1 दिया था, आंसर इज 3, आंसर 3 है इसमें, करेक्ट आंसर 3 है इसमें, अच्छा ठीक है, इसके अंदर भी यही है, इसमें भी यही दिया पर हुआ है, हमारा तो 2 आ रहा था ना 3 आ रहा था, 3 आएगा आंसर, हमारा क्या सबका 3 आएगा, पर इसके अंदर आंसर की में अब पता नहीं कैसे 1 दिया है भाई, उसको चैलेंज रेस करना होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फॉर 2 मैट्रिसेस A एंड B, देखो AB इज इक्वल्स टू BA हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं होता है, AB और BA बराबर नहीं होते, ये होता है पर हर बार नहीं होता, और AB इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है, ये वाली बात पता है, इस वाले में आप A इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हो, तो एक कंडीशन में तो ट्रू हो गया, लेकिन क्या A इंटू कोई भी जनरल B इज इक्वल टू B इंटू ए होता है, ऐसा नहीं होता, तीनों ही सही लग रहे हैं, गलत कौन सा है डी वाला, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन, तो देखो ये डिपेंड कहां करेगा जब इसके अंदर होगा, ठीक है, तो डिपेंड कहां करेगा भाई, ओनली म्यू, सिर्फ म्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा अगर, कि f ऑफ x की पावर g ऑफ x अगर होता है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो आप क्या करते हो, लिखते हो आप g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x माइनस 1, और ये पूरा किसके पावर होता है ई की पावर। ठीक है, तो e की पावर g ऑफ x, ये आप अप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा, g ऑफ x बाहर हो गया तो e की पावर x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, तो माइनस x माइनस 1 यहाँ पे आ गया, और डिवाइड बाई x प्लस 1, देखो माइनस एक्स कट गया, माइनस 2 हो गया, तो e की पावर x प्लस 2 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1, अब क्या करना है भाई, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है ना, लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टू क्या हो जाता है
अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है, तो अगर इन्फिनिट है तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले से देखो e की पावर है, x को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x बाहर आ गया तो 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स की पावर, देखो अगर e की पावर 1 प्लस 2 बाई एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे -2 ऑलरेडी आ चुका है, नीचे वाले में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिट रखोगे तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -1 इंटू सॉरी +1 इंटू -2 डिवाइड बाई 1, तो ये फाइनल वैल्यू e की पावर -2, तो e की पावर -2, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन सही, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, देखो इसमें क्या होता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन ऑफ वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, इसको लिख लो। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में कहते हैं कि जितने भी वेक्टर होने चाहिए सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यूनिटी। तो मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हैज टू बी यूनिटी, हैज टू बी यूनिटी, यानी 1, ठीक है, यानी 1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1, और दो वेक्टर आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, सुनो, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ऑर्थोनॉर्मल होने की कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हैज टू बी मैग्नीटी यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है, वेक्टर हैज हाँ यूनिट लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे दोनों सही है, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ए कॉइन हैज 2 साइड्स, वन साइड हैज द नंबर 1, अदर साइड हैज 2 on it. If the coin is flipped 3 times, what is the probability that the sum of the numbers on the landing side of the coin will be greater than 4? देखो कॉइन के पास दो साइड है, एक तरफ 1 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कॉइन फ्लिप किया गया कितनी बार, 3 बार, कॉइन को कितनी बार फ्लिप किया, 3 बार, तो 3 बार कॉइन फ्लिप करने पे क्या प्रोबेबिलिटी है जो सम होगा वो, देखो इसको क्या मान लो, हेड टेल मान लो, हेड की वैल्यू 1, टेल की वैल्यू 2, ठीक है। तो अब जरूर हाँ, अब आप सैंपल स्पेस लिख लो फटाफट, HHH, HHT, फिर HTH, ठीक है, फिर TTH, फिर THT, फिर HTT, और फिर ट्रिपल T। देखो 8 हो गए क्या, 3 4 5 6 7, एक बच गया, एक कौन सा बच गया, HHT, HTH और THH बच गया, ठीक है, तो THH, ठीक है। अब देखो कह रहा है ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए, सीधी सीधी बात, 4 से कब बड़ा होगा, देखो 4 से बड़ा, 3 कंडीशन में 4 से बड़ा होने के लिए 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा तभी होगा जब 2 बार 2 आएगा, अगर 2 बार 1 आ रहा है तब बड़ा नहीं होगा। तो अगर हमने टेल को क्या माना है, 1, टेल को अगर हमने 1 माना है तो जब 2 बार टेल आएगा तब तक बड़ा नहीं होगा, ठीक है। विल बी ग्रेटर देन 4, जब 2 बार टेल आएगा तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। 4/8, हाँ, 1 2 3 4 यानी 1/2, 4 बार ऐसा होगा जब आएगा तो कितना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, u इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो 1/2 है, आप log ले लो, वहां पे log u हो जाएगा क्या, log u इज इक्वल टू 1 log लेगो तो 1/2 बाहर आ गया, 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप del u बाई del x, del u बाई del y कर सकते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा ना, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/u, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/u। चलो इसके बाद, हाँ क्या स्क्वायर, स्क्वायर नहीं किया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है, हाँ डबल डिफरेंट, तीनों को डबल डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बार x, एक बार जब x में कर रहे होगे तो y z कैसे होंगे, कांस्टेंट, जब y में कर रहे होगे तो x z कैसे होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। अगला कुछ देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है,
वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 से 2 dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए टू ए जब कोई फंक्शन होता है, माइनस ए टू ए फंक्शन dx बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन? माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स, मुझे बताओ माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी देखो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए कब हो जाती है? ये जब इवन फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है? बिल्कुल इवन फंक्शन है। तो 2 टाइम्स हो गई, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेट करो 0 टू 2 dx बाई एक्स स्क्वायर, तो x की पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर -1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, यानी -1, यानी माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्चुअली ऐड होता है, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? -2 -1 विच विल बी -3, ठीक है। तो माइनस एक्स की पावर -3/3, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? सिंपल है, एक्स स्क्वायर है -2 हो गया, इंटीग्रेट करोगे x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, ठीक है। तो यानी -1/x, ये क्या फालतू कर रहे हैं, ये हो जाएगा -1/x। रुक जा यार तुम, ठीक है। 0 से 2 -1/x, अपर लिमिट पुट करो 2, तो कितना हो गया? 1/2 माइनस 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो नॉट डिफाइंड हो रहा है ना। तो सिंपल करोगे इंटीग्रेट और बोल्ड डालना तो वैल्यू आंसर 0.25 आएगा। 0.25 कैसे? डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे। -1/2 करोगे ना, तो हाँ, माइनस वाली लिमिट है तो प्लस कर देगा, तो 1/2 -1/x है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो कहाँ से? अपर से लोअर। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? -1/2। हाँ उसे -2 है ना। हाँ, तो अपर लिमिट तो -1/2 हो गया ना, इंटीग्रल -1/x। फिर क्या किया? माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा वहां पे 1/-2, ऐसे ही होगा ना। तो क्या हो गया? -1 आ जाएगा ना, -1, ठीक है। तो ये नहीं होगा आंसर, इसमें ये नहीं होगा, इसीलिए तो प्रॉपर्टी लगाई है ना भाई, इसीलिए प्रॉपर्टी, ठीक है। डी ऑप्शन होगा सर, डी ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन है भाई, ठीक है। देखो कैसे कैसे हम ये कह रहे हैं, देखो इसमें जब प्रॉपर्टी लगाई तो प्रॉपर्टी क्या लगी? अगर कोई फंक्शन -a से a इंटीग्रेट करते हैं f ऑफ x dx, तो ये 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x हो जाता है। अगर फंक्शन कैसा है? इवन। फंक्शन कैसा है? इवन। तो ये फंक्शन क्या है? अगर इसमें -x पुट करोगे इस फंक्शन में, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1/x² ही आएगी ना, सेम आएगी। ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 से 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 2 और फिर dx बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये 2 टाइम्स -1/x आ जाएगा, जहां पे अपर लिमिट रखोगे तो -1/2 -1/0। 1/0 को डिटरमाइन नहीं किया सकता, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा? इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा भाई? नॉट डिफाइंड। अब देखो ये सब तो हो गई इंटीग्रेशन की बात। अब अगर लॉजिकल बात करें, देखो लॉजिकल बात बताता हूं, शायद लॉजिकल बात में मजा आए। हाँ ठीक है, देखो जब dx बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? -1/x आता है ना। तो 1/x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है। देखो 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना। और जब -1/x कर दोगे तो जो माइनस वाली वैल्यू थी वो पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाली माइनस में, तो फ्लिप हो जाएगी। समझ रहे हो भाई? अगर 1/2 रखा था तो वैल्यू क्या थी? 0.5। अगर माइनस वैल्यू उसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 -0.5।
जो यहाँ पे वैल्यू थी वो इधर आ गई, तो ग्राफ इस तरफ हो जाएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ, एक्सिस पलट जाएगी ना उसकी। अब देखो -2 से 2 के बीच में, कहां से कहां के बीच में, -2 से 2। देखो जब ग्राफ इधर पलटा तो -2 +2 इधर, -2 इधर, इसके बीच में फंक्शन कहीं दिख रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा भाई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ग्राफ बना के भी आप देख सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट करके फिर ग्राफ बनाना है। देखो ये बहुत इजी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या, dy by dx plus py plus q is equals to 0, मतलब is equals to q, इक्वल टू q, या प्लस q भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको वैसे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते वक्त किसका ध्यान देना होता है, py का। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है, तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, tan x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log mod of sec x, e की पावर log mod of sec x। ठीक है, अब देखो log e से कट जाएगा तो क्या बचेगा, mod of sec x। वैसे ये cos x होता है मुझे लग रहा है, tan x log mod of sin x तो होता है cot x के लिए। चलो ठीक है, तो आंसर क्या है, बी। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है सर, आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो हमने देख लिया। फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये CFPI ये मैंने आपको बताया नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो इसमें क्या करना है ना, ये जो D2 दिया है, D दिया है और 6 दिया है, इसको हम लोग लिख लेंगे D² प्लस D, एक्चुअली -4D है, -4 टाइम्स ऑफ D प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करोगे तो यहां से आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। जो D की वैल्यू मिलेगी ना, वहां से फिर आप उसको इंटीग्रेशन में पुट करोगे, जो इंटीग्रेशन e की पावर में समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये अगेन ये आपको बताया नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसका आंसर देख के आप याद कर लो, अगर रिपीट हुआ तो आपको सेम मिल जाएगा। क्या है आंसर इसका, बी। ओके, इसका आंसर है बी, तो भाई बी आंसर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए फंक्शन इज एनालिटिकल इन एवरीवेयर इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज नोन एज एंटायर फंक्शन। भाई पूरा ही फंक्शन, जो फंक्शन हर जगह एनालिटिकल है, देखो ये बेसिक थ्योरी है, सबसे पहले यही बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है तो ये आई है और ये रियल प्लेन है, ये इमेजिनरी और रियल प्लेन। अगर इस प्लेन के फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब जो आपके लिमिट्स गिवन है उसके बीच में अगर पूरा फंक्शन क्या है, एनालिटिकल मतलब डिफाइंड है, एनालिटिकल मतलब डिफाइंड है, तो आप क्या बोलोगे कि पूरा ही फंक्शन, दिस इज एंटायर, ये डेफिनेशन है एंटायर फंक्शन का। ठीक है, चलो एनालिटिकल मतलब डिफाइंड, डिफरेंशिएट करोगे वहां डिफरेंशिएट हो जाएगा, पॉइंट की वैल्यू रखोगे तो पॉइंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगला फंक्शन, इफ f of z is analytical function whose modulus is constant then f of z is called, बोलो क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन क्या हो जाएगा जिसका, देखो ये फंक्शन क्या है, एनालिटिकल फंक्शन जिसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट है, मॉड की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, तो f of z क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अरे भाई z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी x प्लस आई वाई, इसका मॉड लेते हो तो √x² प्लस y²। ठीक है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट कैसे होगा, हाँ तो फंक्शन क्या होगा, ठीक है कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, w is equal to z² minus 2z minus 3 is conformal within, देखो conformal नॉन conformal तो आपको बताया नहीं, आप इसका फैक्टर निकाल लो एक बार, अगर इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, z² minus 3z, ठीक है, प्लस z minus 3 is equal to, तो z minus 3 और फिर क्या हो जाएगा कॉमन, z plus 1। ठीक है, अब देखो z plus 1 z minus 3 is equal to 0 अगर रखेंगे तो z is equal to 3 आ जाएगा और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो आंसर क्या होगा इसका, हाँ डी ऑप्शन, एवरीवेयर नॉट कन्फॉर्मल एट z is equal to 1। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंफर्म होगा अगर माइनस की वैल्यू आ जाए। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैसा हो जाता है? नॉट कन्फॉर्मल। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ है? ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या है भाई? रेसिड्यू, ये वाला क्वेश्चन तो करा चुके हैं ना? ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका वैल्यू 1/3। ठीक है, ठीक है यार, तो हम लोग 22 23 का हमने देख लिया। 22 और 23 में सारे लगभग सारे क्वेश्चन कैसे हैं? रिपीटेड। ठीक है, 22 और 23। चलो ये तो हो गया PYQ की बात। अब जरा हम लोग स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। अगर मान लो पेपर ऐसा